साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, इस वीडियो को थोड़ा समय निकाल कर जरूर सुने ताकि संविधान और बाबा साहब पर उंगली उठाने वालों को जोरदार तमाशा रसीद हो। क्या संविधान लिखकर वाकई कोई कारनामा किया था बाबा साहब ने? चलो इस बार सच्चाई जानते हैं। 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने संविधान लिखा था। फिर 1922 में गांधी जी ने संविधान की मांग उठाई। मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, पटेल नेहरू तक न जाने किन किन लोगों ने संविधान पेश किए। ये आपस में ही एक प्रारूप बनाता था तो दूसरा उसे फाड़ कर फेंक देता था, दूसरा बनाता तो तीसरा फाड़ देता था। इन लोगों में आपसी तालमेल नहीं था और इस तरह 50 वर्षों में कोई भी व्यक्ति भारत का एक संविधान ब्रिटिश सरकार के समक्ष पेश नहीं कर सका। उससे भी मजे की बात है, संविधान न अंग्रेजों को बनाने दिया और न खुद बना सके। अंग्रेजों पर यह आरोप लगाते थे कि तुम संविधान बनाएंगे तो उसे हम आज़ादी के नजरिए से स्वीकार कैसे करें। बात भी सत्य थी, लेकिन भारत के किसी भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं था कि इतने बड़े देश का संविधान कैसे होगा और उसमें क्या क्या चीजें होगी, लोकतंत्र कैसा होगा, कार्यपालिका कैसे होगी, न्यायपालिका कैसे होगी, समाज को क्या अधिकार, कर्तव्य और हक होंगे, आदि आदि। अंग्रेज भारत छोड़ने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन वो इस शर्त पर कि उससे पहले तुम भारत के लोग अपना संविधान बना लें, जिससे तुम्हारे भविष्य के लिए जो सपने हैं उन पर तुम काम कर सको। इसके बावजूद भी कई बैठकों का दौर शुरू हुआ, लेकिन कोई भी भारतीय संविधान की वास्तविक रूपरेखा तय नहीं कर सका। वह नौटंकियों का दौर खत्म नहीं हो रहा था। साइमन कमीशन जब भारत आने की तैयारी में था, इससे पहले ही भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को चुनौती भरे स्वर में भारत के सभी नेताओं, राजाओं और प्रतिनिधियों से कहा कि इतने बड़े देश में यदि कोई भी व्यक्ति संविधान का मसौदा पेश नहीं करता तो यह दुर्भाग्य की बात है। यदि तुम्हें ब्रिटिश सरकार की या किसी भी सलाहकार अथवा जानकार की जरूरत है तो हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं और संविधान तुम्हारी इच्छाओं और जनता की आशाओं के अनुरूप ही होगा। फिर भी यदि तुम कोई भी भारतीय किसी भी तरह का संवैधानिक मसौदा पेश करते हैं, हम उस संविधान को बिना किसी बहस के स्वीकार कर लेंगे। मगर यदि तुमने संविधान का मसौदा पेश नहीं किया तो संविधान हम बनाएंगे और उसे सभी को स्वीकार करना होगा। यह मत समझना कि आजकल जैसे कई संगठन संविधान बदलने की बात करते हैं और यदि अंग्रेज हमारे देश के संविधान को लिखते तो हम आज़ादी के बाद उसे संशोधित या बदल देते। पहले आपको यह समझना आवश्यक है कि जब भी किसी देश का संविधान लागू होता है तो वह संविधान उस देश का ही नहीं, मानव अधिकार और संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व समुदाय के समक्ष एक दस्तावेज होता है जो देश का प्रतिनिधित्व और जनमानस के अधिकारों का संरक्षण करता है। दूसरी बात, किसी भी संविधान के संशोधन में संसद का बहुमत और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की भूमिका के साथ समाज के सभी तबकों की सुनिश्चित एवं अनुपातिक भागीदारी भी आवश्यक है। इसलिए फालतू के ख्याल दिमाग से हटा देना चाहिए। दूसरा उदाहरण, जापान एक विकसित देश है। अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को परमाणु हमले में से खाक कर दिया था। उसके बाद जापान का पुनरुत्थान करने के लिए अमेरिका के राजनेताओं, सैन्य अधिकारियों और शिक्षाविदों ने मिलकर जापान का संविधान लिखा था। फरवरी 1946 में कुल 24 अमेरिकी लोगों ने जापान की संसद डाइट के लिए कुल 1 सप्ताह में वहां के संविधान को लिखा था, जिसमें 16 अमेरिकी सैन्य अधिकारी थे। आज भी जापानी लोग यही कहते हैं कि काश हमें भी भारत की तरह अपना संविधान लिखने का अवसर मिला होता। बावजूद इसके जापानी एक धार्मिक राष्ट्र और अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए दोनों देश तरक्की और खुशहाली पर जोर देते हैं। लॉर्ड बर्कन की चुनौती के बाद भी कोई भी व्यक्ति संवैधानिक मसौदा तक पेश नहीं कर सका और दुनिया के सामने भारत के सिर पर कलंक लगा। इस सभा में केवल कांग्रेस ही शामिल नहीं था, बल्कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासमाज, जिसकी विचारधारा आज बीजेपी और संघ में सम्मिलित लोग थे, राजाओं के प्रतिनिधि तथा अन्य भी थे। इसलिए नेहरू इंग्लैंड से संविधान विशेषज्ञों को बुलाने पर विचार कर रहे थे। ऐसी बेइज्जती के बाद गांधी जी को अचानक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ख्याल आया और उन्हें संविधान सभा में शामिल करने की बात की। इस समय तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं कोई जिक्र तक नहीं था।
सरदार पटेल ने यहाँ तक कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए दरवाजे तो क्या, हमने खिड़कियां भी बंद कर दी है। अब देखते हैं वे कैसे संविधान समिति में शामिल होते हैं। हालांकि संविधान के प्रति समर्पण को देखते हुए पटेल ने बाबा साहब को सबसे अच्छी फसल देने वाला बीज कहा था। कई सदस्य, कई समितियां, कई संशोधन, कई सुझाव और कई देशों के विचारों के बाद केवल BN राव के प्रयासों पर जिन्ना ने पानी फेर दिया। जब जिन्ना ने दो संविधान लिखने पर अड़ गए, एक पाकिस्तान के लिए और एक भारत के लिए, पृथक पाकिस्तान की घोषणा के बाद पहली बार 9 दिसंबर 1946 से भारतीय संविधान पर जमकर कार्य हुए। एक कमेटी बनाई गई, लेकिन इनमें लोग अच्छे तो थे लेकिन सक्षम नहीं थे, कुछ बीमार थे। पूरा जिम्मा बाबा साहब पर था। इस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मसौदा तैयार करके दुनिया को चौंकाया। आज वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं जिनके पूर्वजों ने जग हसाई करवाई थी। मसौदा तैयार करने के पश्चात आगे इसे अमली जामा पहनाने पर कार्य हुआ, जिसमें भी खूब नौटंकियां हुई। अकेले व्यक्ति बाबा साहब थे जिन्होंने संविधान पर मन से कार्य किए। पूरी मेहनत और लगन से आज ही के दिन पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद बाबा साहब ने देशवासियों के सामने देश का अपना संविधान रखा, जिसके दम पर आज देश विकास और शिक्षा की ओर अग्रसर बढ़ रहा है। और कहने वाले कहते रहे, मगर बाबा साहब के योगदान ये भारत कभी नहीं भुला सकता है। हम उनको संविधान निर्माता के रूप तक सीमित नहीं रख सकते। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया यूं ही नहीं कहा गया, कुछ तो जानना पड़ेगा उनके योगदान, समर्पण, कर्तव्य और संघर्षों को। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।